करते हैं, खुश आमदीद करते हैं, वेलकम करते हैं अपने ही यूट्यूब चैनल MSG को पॉइंट पे। तो आपको पता है कि हम जो MSG के पॉइंट पे BPSC ATR3 BPSC और स्टेट परीक्षा जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करवा रहे हैं। लगातार हम सेशन लेके आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो लूसेंट से है। ठीक है, लूसेंट का जो है भौतिक विज्ञान का हम लेके आए हैं, जहाँ हम आपको 100 MCQ करवाएंगे और इसका जब पूरा मतलब जो भी लूसेंट का है वो हम पूरा करवा देंगे। तो 100 क्वेश्चन हम रोज़ाना लेके आएंगे। आज का टॉपिक है यांत्रिक। ठीक है, यांत्रिकी। तो देखिए जो हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है वहाँ से क्वेश्चन लाया गया है। तो देखिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जैसे हमारी वीडियो आएगी आप तक पहुँच जाएगी, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके दोस्तों के बीच इसे शेयर भी करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर आप जो है स्क्रीन पे आ चुका है। कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक कौन है? ऑप्शन ए में है जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। कार्य का मात्रक है, ये जो है UPPSC 1990 में और RRB 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्या है? जूल का है। कार्य किसका है? जूल का। राइट आंसर आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश की, धारा की। प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा राइट आंसर? दूरी की है। प्रकाश वर्ष को किससे मापा जाता है? दूरी से। तो ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बल की SI यूनिट क्या है? बल की SI यूनिट पूछा गया है कि क्या होगा? केल्विन होगा, न्यूटन होगा, पैस्कल होगा, वोल्ट होगा। RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। लूसेंट का है। तो लूसेंट आपके अहम टॉपिक अहम बुक है और NCERT अगर ये आप कर लेते हैं तो बल का SI यूनिट होगा न्यूटन। बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो 4 है, सूची एक को सूची की दो के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए कूट का प्रयोग सही उत्तर दीजिए। मिलान करना है। पहला ऑप्शन है उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य, दाब, ऊर्जा। जो इसका क्या होगा राइट आंसर? तो उच्च वेग को हम मिलाएंगे मैक से। किसे मिलाएंगे? मैक से मिलाएंगे। तरंग दैर्घ्य को हम एस्ट्रैक्रम से मिलाएंगे। दाब का होता है पास्कल। क्या होता है दाब का? पास्कल होता है। और ऊर्जा का क्या होता है? जूल। तो एक का ए मतलब सी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए कूट का प्रयोग सही उत्तर दीजिए। भौतिक राशि है और यहाँ इकाई है। पहला है दूरी, पदार्थ की मात्रा, विद्युत आवेश की मात्रा, ऊर्जा। तो आपको पता है हम प्रकाश वर्ष को दूरी से मापेंगे। अभी हम देखें तो आप 1 का 3 ऐसे भी मतलब कर सकते हैं। तो 1 का हो गया आपके 3। पदार्थ की मात्रा क्या होता है? पदार्थ की मात्रा मोल। तो बी का ए। तो देखिए 1 का 3 तो इसमें भी है पर बी का ए नहीं है, बी का 2 है। तो राइट आंसर ऐसे भी हम लगा लेंगे। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पर हम आपको टोटल मिला देते हैं। तो 1 का 3 हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा और ऊर्जा का वाट घंटा होगा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, यहाँ है भौतिक राशि, यहाँ इकाई। त्वरण है, जूल है, बल है, न्यूटन सेकंड है, कीर्तिकाज है, न्यूटन है, आवेग है, वर्गी मीटर प्रति सेकंड है। आपको मिलाना है। तो त्वरण को हम मिलाएंगे मीटर प्रति सेकंड 2 से। ठीक है, बल को हम मिलाएंगे न्यूटन से, कीर्तिकाज को हम मिलाएंगे जूल से, आवेग को मिलाएंगे न्यूटन सेकंड से। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाए। 1 का 4, बी का 3, सी का ए और डी का 2। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, UPPSC 2005 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में समय का मात्रक नहीं है। इनमें से कौन है जो समय का नहीं है? अधिक वर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष। इनमें से कोई नहीं। समय का मात्रक नहीं पूछा गया। तो क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष। ये किसका है? ये दूरी का है। ठीक है, तो सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पारसेक इकाई है, दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक का, चुंबकीय बल का। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी हो जाएगा। ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम नहीं है? पहला है डेसिबल ध्वनि की प्रबलता तीव्रता की इकाई, दूसरा अक्षय शक्ति शक्ति की इकाई, तीसरा है समुद्री मील नौ संचालन की दूरी इकाई और चौथा है सेलियस उष्मा की इकाई। UPPCS 2001 में पूछा गया।
9 का क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं थे, सेल्सियस उष्मा की इकाई, ये आपका गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता की, ज्योति फ्लक्स का, उपयुक्त में दोनों, इनमें से कोई नहीं। RRB 2004 में पूछा गया। तो ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति के फ्लक्स का, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, SSC 2016 में पूछा गया है। सीमेंस, टेस्ला, लक्स, वेबर। जल्दी से राइट आंसर दे दीजिए। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, लक्स, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। UPPCS 15, RRB NTPC 2016 में पूछा गया। पास्कल इकाई है किसकी, दाब की, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कैंडेला मात्रा है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का। RRB 2004 में पूछा गया। कैंडेला मात्रक है किसका है, ज्योति की तीव्रता का, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जूल निम्नलिखित में इकाई है, ऊर्जा की, बल की, दाब की, तापमान की। जूल निम्नलिखित में इकाई है ऊर्जा की, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1969 में, 1971 में, 1983 में, 1991 में। मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, 1971 में, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, हर्ट्ज एजेट क्या मापने की यूनिट है, हर्ट्ज जो है जिसको एजेट संकेत करते हैं, क्या मापने की यूनिट है, तरंगदैर्घ्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता, तरंगों की आवृत्ति। जल्दी से आप लोग जवाब देते जाइए कमेंट सेक्शन में, और हमें जरूर बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में आपका कितना सही है। तो ये किसका है, तरंगों की आवृत्ति, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलम। RRB 2003 में पूछा गया। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, एम्पियर, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, SI पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, SI पद्धति में लेंस की शक्ति की क्या है, वॉट, डायोप्टर, ऑप्टर, मीटर। RRB 2001 में पूछा गया। SI पद्धति लेंस में शक्ति की इकाई क्या है, डायोप्टर, बी आपका। क्वेश्चन नंबर 19 है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया, डेसिबल किसने नापने के लिए खून को में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि और वायु में कण। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में किया जाता है, क्या होगा आपका, ए हो जाएगा, फिर या बी या सी या फिर डी। तो वातावरण की ध्वनि को जो है डेसिबल से हम करते हैं, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एम्पियर क्या नापने के लिए इकाई है, वोल्टेज, करंट, प्रतिरोधक, पावर। एम्पियर जो है ये CGPSC 2004-05 में पूछा गया। एम्पियर क्या नापने की इकाई, करंट, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक है, डाइन सेमी, न्यूटन मी, न्यूटन सेमी, मीटर सेमी। यंग प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक है न्यूटन मी2, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, निम्नलिखित युग्मों में किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। RRB 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, बल एवं दाब, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक खगोलीय इकाई के संबंधित है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य चंद्रमा के बीच की दूरी, उपयुक्त से कोई नहीं। एक खगोलीय इकाई की संबंधित है, बताना। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अविमीय राशि है, विकिरण, श्यानता गुणांक, गैस निर्यात, पलांग निर्यात। निम्नलिखित में कौन सी एक अविमीय राशि है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो निम्नलिखित में कौन अविमीय राशि है, विकिरण, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन एक राशि नहीं है, संवेग, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान। RRB 2003 में पूछा गया। निम्नलिखित में एक सदिश राशि नहीं है, इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है, तो द्रव्यमान, जी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 अदिश राशि है, ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग, उपयुक्त में सभी। RRB 2002 में पूछा गया। सदिश अदिश राशि से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता ही है। तो अदिश राशि कौन है, ऊर्जा, ये आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? कौन सी एक सदिश राशि है, इनमें से बताना है। जल्दी से जवाब दीजिए। संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। क्वेश्चन नंबर 27 का कौन सी सदिश राशि है? संवेग। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, वेग, बल, आयतन, मतलब अदिश है, सदिश नहीं है। कौन इसमें से सदिश नहीं है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा? आयतन। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में सदिश राशि है? वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। कौन सा इसमें से सदिश राशि है? वेग। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? घनत्व, द्रव्यमान, आयतन, चाल। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा राइट आंसर? बी, द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 31 है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? त्वरण जो है क्या सही सूत्र है? ए बट बी बट, तो ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। बीपीएससी 2002 का पूछा गया क्वेश्चन है। सी, द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? ऊर्जा का, रैखिक गति का, कोणीय गति का, बल का। एसएससी 2015 में पूछा गया। प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? कोणीय गति का। सी आपका राइट हो जाएगा। 100 क्वेश्चन ले लेंगे आज। नेक्स्ट है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, मतलब एक लड़की जो है वो झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने के दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। मतलब एक लड़की जो वो झूला झूल रही है, बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, अगर वो खड़ी होती है तो दोलन का जो आवर्तकाल क्या होगा? तो कम हो जाएगा। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज का कोणीय वेग का प्रभाव क्या पड़ेगा? मतलब घूर्णन करता एक गोल मेज है, उस पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज का कोणीय वेग का क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। क्वेश्चन कह रहा है कि घूर्णन करते हुआ एक गोल मेज है, उस पर एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज का कोणीय वेग का प्रभाव क्या रहेगा? क्या पड़ेगा? तो कम हो जाएगा। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी त्वरण दोगुना हो जाएगा, गति ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, भार 2 गुना हो जाएगा। यूपीपीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन? यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्या होगा? त्वरण दोगुना हो जाएगा। तो किसी पिंड के दरमियान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि एक मिनट, एक क्वेश्चन पीछे रह गया। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया तो उसका क्या होगा? गति ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर क्या होता है? क्योंकि पहला द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर होता है, दूसरे में द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। दोनों सत्य है या फिर दोनों गलत है? तो किसी पिंड में द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर होता है जबकि भार में परिवर्तनीय होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, किसी भी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बढ़ा बल सक्रिय न हो। यह है किसका कथन? यह है, ये किसका नियम है? क्वेश्चन कह रहा है, किसी भी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। न्यूटन के प्रथम गति विषय प्रथम नियम, न्यूटन गति के विषय द्वितीय नियम, न्यूटन गति के विषय तृतीय नियम, गैलिलियो की गति का विषय नियम। ये किसका गति है? तो न्यूटन का गति विषय का प्रथम नियम। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण है। बल में व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल में अनुक्रमानुपाती होता है, बल में प्रभाव में स्वतंत्र होता है, शून्य होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को, क्वेश्चन नंबर 40 है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल
हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, विभिन्न विभिन्न वस्तु पर लगे होने चाहिए, हमेशा विभिन्न विभिन्न वस्तु पर ही लगी होनी चाहिए, का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं किंतु उसकी दिशा समान होनी चाहिए। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार जो प्रतिक्रिया संबंध बल है हमेशा विभिन्न विभिन्न वस्तु पर ही लगे होनी चाहिए। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रक्रिया होती है, यह है न्यूटन गति के विषय का प्रथम नियम, न्यूटन गति विषय का दूसरा नियम, न्यूटन गति के विषय का तृतीय नियम, उपयुक्त में कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रक्रिया होती है, यह किसका है, न्यूटन गति के गति विषय तृतीय नियम। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, जल में तैरना न्यूटन गति के किस नियम के कारण संभव है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, उपयुक्त में सभी। जल में तैरना न्यूटन गति के किस नियम के कारण संभव है, तृतीय नियम। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता, यह कथन किसका है। कोई पिंड जो है वो तब तक विराम अवस्था में होगा जब तक उस पर कोई बाहरी कार्य नहीं होगा, यह कथन किसका है, न्यूटन का, आइंस्टीन का, आर्किमिडीज का या गैलीलियो का किसका है, ये न्यूटन का। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से, गति के दूसरे नियम से, गति के तीसरे नियम से, गुरुत्वाकर्षण नियम से। बल के परिभाषा आती है या न्यूटन के गति के पहले नियम से। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसको वह सीधी रेखा, विराम या एक समान गति के स्थिति में किसी भी परिवर्तन के विरोध करता है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसका वह सीधी रेखा, विराम या एक समान गति की स्थिति किसी भी परिवर्तन में विरोधित करता है। गतिहीनता, जड़त्व, कुल भार, अस्थिरता। RRB 2004 में पूछा गया प्रश्न है, तो जड़त्व होगा, क्या होगा, जड़त्व। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं अघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, संवेग का नियम। SSC 2011 में पूछा गया प्रश्न है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। गाड़ी द्वारा घोड़े पे आरोपित बल, घोड़े द्वारा गाड़ी पे आरोपित बल, घोड़े द्वारा अपने पैरों पर पृथ्वी पर आरोपित, या पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पे आरोपित बल। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस के कारण आगे बढ़ता है, तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पे आरोपित बल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 48 का क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे दिशा में गिरते हैं, इसको किस नियम के द्वारा समझा जा सकता है। सापेक्षा सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। ये BPSC में पूछा गया प्रश्न है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझा जाएगा, तो न्यूटन का पहला नियम होगा। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है। न्यूटन के तृतीय नियम, न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। SSC 2014 में पूछा गया प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है। न्यूटन का क्या होगा, तृतीय नियम। तो ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। अवश्य या एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अवश्यारोही के गिरने का आशंका का कारण है जड़त्व का गुण, द्रव्यमान प्रतिरक्षण का नियम, विश्राम जड़त्व, गति का तीसरा नियम। RRB 2002 में पूछा गया प्रश्न है, तो 50 का होगा विश्राम जड़त्व। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है। क्रिकेट का खिलाड़ी जो है वो तेजी हुई से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों से पीछे खींचकर पकड़ता है। बॉल का विश्राम की स्थिति आगे आ सकती है, बॉल द्वितीय स्थिति रहती है, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता है। ये जो है BPSC में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, RRB 2002 में भी पूछा गया कि क्रिकेट का खिलाड़ी जो है तेजी से आती हुई बॉल को अपने हाथ को पीछे खींचकर क्यों पकड़ता है, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। BPSC 2002 में पूछा गया बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसे शरीर की उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है, भार में परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार दोनों में कमी होता है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थिति भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। बी आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 54 है, यदि हम भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, यदि हम भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर जाते हैं जी का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वही बना रहता है या 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है? तो यदि हम भूमध्य रेखा को ध्रुवों को जाते हैं तो जी का मान जो है वो बढ़ जाता है। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, शरीर का वजन पृथ्वी के सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदान की तुलना के पहाड़ी पर अधिकतम होता है। आरआरबी 2006 में पूछा गया। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, व्यक्ति पृथ्वी के सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, चंद्रमा कोई वायुमंडल नहीं होता, चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। तो व्यक्ति जो है पृथ्वी की सतह की तुलना पर चंद्रमा की सतह अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? कि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना कम होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 57 है, 20 kg वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? 20 जूल, 200 जूल, 918 जूल, 0 जूल। 20 kg वजन की जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया जाएगा कितना? 0 जूल। जी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वो क्या करता है? कोई भी कार्य नहीं, ऋणात्मक कार्य, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, अधिकतम कार्य। आरआरबी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वो क्या करता है? कोई भी कार्य नहीं करता है। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो सकती है, शक्ति संरक्षण हेतु, अस्थिरता बढ़ाने के लिए। तो पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुकता है क्योंकि अस्थिरता बढ़ाने के लिए। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण जानने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर गुजरती है, उसके गुरुत्वाकर्षण केंद्र होकर जानने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती। तीसरा, इसके पीछे ईश्वरीय का प्रभाव है। चौथा, यह एक आश्चर्य है। पीसा की जो मीनार है वो तिरछी होते भी नहीं गिरती क्योंकि तो उसके गुरुत्वाकर्षण केंद्र के जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखाएं आधार से होकर गुजरती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाड़े की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी का पाइप फट जाता है क्योंकि ऑप्शन है, जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, उसको यह कठोरता पाइप तोड़ देती है, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, जमने के बाद पानी का पाइप धातु गल जाता है। तो जाड़े की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी का पाइप फट जाता है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घटता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ता है, कांच ऊष्मा का सुचालक है। तो पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, जल के आयतन का क्या प्रभाव परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस गिराकर 30 डिग्री कर दिया जाए? तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, पानी जम जाएगा। जल के आयतन में क्या प्रभाव होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। सी आपका राइट हो जाएगा। यूपीपीएससी 1997 में पूछा गया प्रश्न। चलिए 64 है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? नाव के भार के बराबर, नाव के भार से ज्यादा, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह नीचे है, नाव के भाग के बराबर। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होना चाहिए? नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजक। एसएससी 2011-13 दोनों में पूछा गया प्रश्न है। तो गति का पहला नियम। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क के सख्त होता है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैरों पर धक्का देते हैं तो बर्फ की प्रक्रिया व्यक्त नहीं होती, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ में चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। डी आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 67 है रोड़ी युक्त सड़की की तुलना पे बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ मुलायम एवं स्पंजी होता है जबकि रोड़ी कठोर होता है। पैर तथा बर्फ मध्य घर्षण बल रोड़ी पैर पे मध्य घर्षण बल की तुलना कम होता है। तीसरा है बर्फ की घर्षण पे रोड़ी की तुलना अधिक होती है। चौथा है उपयुक्त से कोई नहीं। तो रोड़ी सड़क पर तुलना में बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। राइट आंसर बी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 68 है लकड़ी के से क्या सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है। लुढ़कने अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था में घर्षण बल की तुलना बहुत कम होता है। तीसरा है खींचने की अवस्था में सड़क का संपर्क बैरल की पृष्ठता क्षेत्रफल अधिक होता है। चौथा उपयुक्त से विकल्पों में अतिरिक्त कोई विकल्प। तो क्या होगा लुढ़कने अवस्था में घर्षण बल फिसलन अवस्था में घर्षण बल की तुलना बहुत कम होता है। राइट आंसर भी होगा। चलिए 69 क्वेश्चन नंबर 69 है एक नदी पर चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर पहले गिर जाता है थोड़ा ऊपर आएगा थोड़ा नीचे जाएगा ऊपर या नीचे होगा उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करेगा। CDS 2004 में पूछा गया प्रश्न है एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है थोड़ा ऊपर आएगा। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है लोहे की कील पारे में क्यों उतरती है जबकि पानी में डूब जाती है। लोहे की पारे रासायनिक क्रिया प्रवृत्ति पानी की तुलना कम होती है। दूसरा लोहे का भार पानी से अधिक और पारे से कम है। तीसरा लोहे का घनत्व पानी से अधिक और पारे से कम है। चौथा है पारा पानी से भारी है। तो लोहे की कील जो है पारे में क्यों उतरती है जबकि पानी में डूब जाती है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। राइट आंसर क्या होगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है जब एक ठोस पिंड की पानी में डुबाया जाता है तो उसका भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना है विस्थापित पानी के भार के बराबर विस्थापित पानी के भार से कम विस्थापित पानी के भार से अधिक विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसका भार का ह्रास क्या होगा विस्थापित पानी के भार से बराबर। ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है बर्फ पानी में तैरता है परंतु अल्कोहल में डूब जाता है क्योंकि पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होती है। बर्फ पानी के जमने में बनती है। बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है। बर्फ पानी से हल्का होता है तथा अल्कोहल भारी होता है। तो बर्फ पानी में तैरता है परंतु अल्कोहल डूब जाता है क्योंकि बर्फ पानी से हल्की तथा अल्कोहल भारी होती है। डी आपका राइट है। नेक्स्ट स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती। पारे का घनत्व स्टील से अपेक्षा अधिक होता है। स्टील का घनत्व पानी से अपेक्षा अधिक होता है। गोली तैर नहीं सकती। तो स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी के भरी बाल्टी में गिराई जाए तो यह बाल्टी पे पेंदी में बैठ जाएगी या पारे की सतह में तैरेगी या घुल जाएगी। उपयुक्त से कोई नहीं। तो एक लोहे के गेंद को या मरकरी को भरी बाल्टी में गिराई जाए तो यह पारे की सतह पर तैरेगी। बी आपका राइट। चलिए क्वेश्चन है 75 है किस तापमान का जल का घनत्व अधिकतम होता है 0 सेल्सियस में डिग्री 1 सेल्सियस या 2 डिग्री में या 4 डिग्री में। किस तापमान में जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। डी आपका राइट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 76 है वस्तु का मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा आयतन पे भार पे द्रव्यमान पे घनत्व पे। वस्तु की मात्रा बदलने पे अपरिवर्तित रहेगा क्या घनत्व। डी आपका राइट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 77 है तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में पानी तैरना आसान क्यों लगता है। समुद्री पानी में प्रदूषण कम होती है। दूसरा समुद्री तरंगे तैराक को तैरने की सहायक होती है। तीसरा समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। समुद्र में पानी का आयतन ज्यादा होता है। तो तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान क्यों लगता है कि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बादल किस कारण वायुमंडल में तैरता है निम्न दाब निम्न घनत्व निम्न शांता निम्न तापमान। 78 बादल किस कारण वायुमंडल में तैरता है निम्न घनत्व। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की ताप से ऊपर रहेगा 1/9 1/10 1/6 1/4। उत्तराखंड PCS में पूछा गया समुद्र का पलन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के ऊपर रहेगा 1/9। ए आपका राइट। दोस्तों 80 क्वेश्चन पे ही हम रोकते हैं। लॉन्ग वीडियो होने के कारण आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं नहीं देख पाएंगे। बांध में के नीचे दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है।
तो बांध के नीचे दीवार की मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ दरख्त का दाब बढ़ता है। ये आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों 80 क्वेश्चन पे हम आज का खत्म करते हैं। कल आपको 81 क्वेश्चन से करवा देंगे। दोस्तों सेशन कैसा लगा एक लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह।